तुम्हाला आणखीन एक कन्व्हर्जन मी करून देतोय, मग त्याच्यानंतर तुम्ही ट्राय करायचंय. मी डेन्सिटीचं केलं होतं. चला 1 mm स्क्वेअर ते एकदा करूया आपण. 1 mm स्क्वेअर टू त्याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आपल्याला मीटर स्क्वेअर. लेट अस से इट इज x. त्याची व्हॅल्यू काढायची. सो व्हॉट इज द डिफरन्स, सो व्हॉट इज द कन्वर्जन फॅक्टर बिटवीन 1 mm स्क्वेअर and meter square, millimeter square and meter square? This will be done like this in the same manner. So x is equal to, say this is next question, I don't know the question number, you will have to put it according to your notebook. So x is equal to, now I will do it directly, mm square upon meter square. Now I will take one more direct step. I will directly square this bracket, right? क्या ये आपको हजम हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस और नो? कम ऑन, एक बार बता दो मुझे, यस और नो? ये ऐसा चलेगा डायरेक्टली अभी? क्योंकि इसके बाद हमको कई बार ऐसा करना होगा. इसके बाद नो. नो कौन बोला बेटा? होना चाहिए, हजम होना चाहिए बेटे. मुझे देखने तो दो कम से कम. इसको प्रॉब्लम हो रही है साधना. ओके, प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोल रहे हो कि व्हाट? अंडरस्टूड? डिड यू अंडरस्टैंड दिस साधना? यस और नो? कम ऑन, so that I can go forward. साधना, अंडरस्टैंड, नॉट अंडरस्टूड, ऐसा कुछ? ओके, चलो. जब मैं आपको पूछ रहा हूं तो आपको बताना चाहिए कि आपको मैंने क्या पूछा है, राइट? यस और नो, मतलब समझा या नहीं समझा? यस और नो साधना? क्योंकि इसके बाद कई बार ऐसे स्टेप्स मैं करने वाला हूं. इसलिए अभी बता दो मुझे यस और नो. हर बार जब मैं ऐसे स्टेप्स डायरेक्ट लेता हूं तो मैं आपको पहली बार पूछता हूं कि ये सब मैं आगे भी करने वाला हूं. अभी तक मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था. अब एक एक स्टेप मैं ओमिट करते जाऊंगा, डायरेक्ट करते जाऊंगा, राइट? सो देखिए, तो x इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली ऐसे लिखा तो इसके बाद भी आपको आना चाहिए, फास्ट आना चाहिए, स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए. तो मिली, इस मिली का मतलब होता है 10⁻³ बाद में नीचे मीटर, ऊपर भी मीटर, उसका स्क्वायर, ये कैंसर. सो यू गेट 10⁻⁶. हो गया काम. सो x इज इक्वल टू 10⁻⁶. कन्वर्जन फैक्टर को अब मैं नहीं लिखूंगा. अब आपको समझना चाहिए कि 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर. इस तरीके से हर बार करना है आपको, हर बार करना है, ठीक है? ओके, चलिए आगे वाला और एक करके देता हूं मैं आपको. ओके, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. हाउ मेनी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसे क्वेश्चन कई बार आने वाले हैं आपको. तो मैंने कहा है कि कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो x इज इक्वल टू, अब देखिए, अब ये बताना है आपको समझ में आया या नहीं आया. मैं कैसे कर रहा हूं देखिए. सबसे पहले तो इस इक्वेशन को ऐसा फ्लिप करके भी समझ सकते हो आप, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो. x इधर है, मैंने cm को इधर लिया, डाइन को. अब कैसा है देखिए, डाइन नीचे आता है, cm ऊपर जाता है. सो 1 कैसे लिखता हूं देखिए मैं यहाँ पे, 1 न्यूटन ऊपर है, उसके नीचे डाइन, जो रिस्पेक्टिव है एक दूसरे के, उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है. मीटर तो नीचे है इधर, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा. और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है.
और अब इक्वेशन को फ्लिप करूंगा, इस इक्वेशन को फ्लिप, तो x इधर भी लिख सकता हूं। चलो ये समझ में आया या नहीं आया? इसके बाद ये डायरेक्ट स्टेप समझ में आई नहीं आई, यस और नो? इतनी बार क्यों पूछ रहा हूं भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के नहीं पूछूंगा मैं इतना, अब इसलिए पूछूंगा मैं क्योंकि ये शुरुआत है। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा ये काम है कि मैं आपको धीरे धीरे से समझाऊं, और अगर आप लोगों को यहाँ पे बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि आगे मैं ऐसे डायरेक्ट स्टेप ले सकता हूँ, और ऐसे डायरेक्ट स्टेप मुझे लेनी ही है। मैं कई बार ऐसा बताता हूँ, शुरू शुरू में कई लोग बोलते हैं कि सर कितना बार पका रहे, बहुत ज्यादा बोर कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, बात ऐसी नहीं है, ये पकाने वाली बात नहीं है। जब अब नहीं समझ में आएगा तो बाद में आपका दिमाग पक जाएगा, राइट? सो x इज इक्वल टू, ये न्यूटन है। अब आपको पता है कि न्यूटन इज 10⁵ टाइम, एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। आप फिजिक्स में क्या करते हो, हर किसी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हो, एम एल टी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जहां पे पता है वहां पे डायरेक्ट मारो। न्यूटन इज 10⁵ टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। न्यूटन का कन्वर्जन तो आपको 10th क्लास में भी हुआ है। यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल, सेंटी का मतलब है 10⁻², और ये है इसका स्क्वायर। सो डाइन डाइन कैंसिल, सो यू गेट 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेटे। सो x इज इक्वल टू, यू विल गेट 10⁻1, यानी x इज इक्वल टू 10 आएगा, x इज इक्वल टू 10 आएगा। सो व्हाट वी हैव फाइनली, अगर हम यहाँ पे डालते हैं, दिस इंप्लाइज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको लिख लो, आप लिख लो इसको।
ओके डन। चलिए अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज पर। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है तो मैं स्क्रीन के ऊपर ही आपको समझाऊंगा। देखिए तो ये सब हमारा हुआ है। अब ये हमने ये दो स्टेटमेंट्स भी ऑलरेडी देखे हुए हैं। कौन से दो स्टेटमेंट्स? ये वाले, अगर किसी पार्टिकल का मास x AMU है तो उसके एक मोल का मास x ग्राम रहता है। जैसे कि अगर हेलियम के एक एटम का मास 4 AMU है तो हेलियम के एक मोल एटम का मास 4 ग्राम होगा। ये बात तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमको मोलार मास क्या होता है ये देखना है, राइट? सिंपल है। मोलार मास क्या है भाई? एक मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए स्पीसीज। स्पीसीज मतलब कुछ भी हो सकती है, वो एटम हो सकता है, वो आयन हो सकता है, कुछ भी, या फिर वो पेन हो सकती है, इसलिए स्पीसीज बोला है, राइट? सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड एज मोलार मास। तो किसी का भी मोलार मास हो सकता है। मोलार मास ऑफ चेयर, मोलार मास ऑफ एटम, मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल, मोलार मास ऑफ वेसल, कुछ भी। उसके बाद मोलार मास को ही दूसरा एक नाम है ग्राम मोलार मास। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलार मास को ही ग्राम मोलार मास भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यूजुअली मोलार मास ग्राम में एक्सप्रेस होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम किलोग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन पुराने तरीके थे। पुराने टाइम में ब्रिटिश का बोलाबाला था, ब्रिटिश में सीजीएस सिस्टम चलती थी, इसीलिए हमारी एफपीएस चलती थी, लेकिन ये सीजीएस भी बहुत चला करती थी। तो ये सीजीएस में ये ग्राम बहुत फेमस था, तो इसीलिए मोलार मासेस को ग्राम में लिखने की एक ट्रेडिशन है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। जैसे कि 4 ग्राम अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इस 4 ग्राम को हम 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम भी लिख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम। बट एक प्रथा थी, इट वॉज अ ट्रेडिशन टू राइट द मोलार मास इन ग्राम। देयरफॉर मोलार मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम मोलार मास। आपको कहीं कहीं दिखेगा ये। बस टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स पर पहले कमांड कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम में ये टर्म्स इंटरचेंजेबली आएगी और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गाड़ी चलानी है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लच किसको कहते हैं, ब्रेक किसको कहते हैं, एक्सेलरेटर किसको कहते हैं, गियर किसको कहते हैं। इन टर्म्स पर जब तक आप कमांड नहीं करोगे तब तक आपको गाड़ी सिखाई नहीं जा सकती। क्योंकि अगर गाड़ी चलाते वक्त सिखाने वाले ने आपको बोला कि बेटे क्लच दबाओ और आपने गलती से ब्रेक दबा दिया तो आपकी गाड़ी ऑन द स्पॉट रुक जाएगी और पीछे वाला आपको ठोक देगा। इसलिए पहले कमांड्स और बेसिक टर्म्स पर बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए। तो आपको यहाँ पे वैसे ही बेसिक चीजों पर फोकस करना है। तो सबसे पहले ये है मोलार मास। मोलार मास को ग्राम मोलार मास भी कहते हैं, ये कह दिया मैंने। और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए, अब अगर चेयर का मोलार मास है तो उसे हम मोलार मास ऑफ चेयर कहेंगे। एटम का मोलार मास है तो मोलार मास ऑफ ग्राम कहेंगे। अगर मॉलिक्यूल के एक मोल का मास है तो उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे या फिर मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे। तो वैसे ही अगर ग्राम एटॉमिक मास कहा जाए तो एक एटम का
यानी एटम के एक मोल का मास, एटम के एक मोल का मास, उसे बोलेंगे मोलार मास ऑफ एटम, या फिर ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ग्राम मोलार मास। ग्राम मोलार मास तो किसी को भी कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, मतलब वो एटम का हो, आयन का हो, किसी का भी, या फिर ओनली मोलार मास भी कहते हैं। तो ये मोलार मास और ग्राम मोलार मास, ये तो हर किसी के मोलार मास को अप्लाई होता है, लेकिन अगर एटम है तो उसे ग्राम एटॉमिक मास एक स्पेशल टर्म है, और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक स्पेशल टर्म है। सो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एटम के एक मोल का मास। जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, या फिर मोलार मास ऑफ कार्बन, या फिर ग्राम मोलार मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम है। कार्बन 12 आइसोटोप का ग्राम मोलार मास 12 ग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। राइट, चलिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं चाहिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे जो लिखा है इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। ऊपर ये एटॉमिक मास क्या होता है, ओके, अब इसको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, इनमें थोड़ा फर्क होता है। मतलब एटॉमिक मास का मतलब किसी भी एटम का मास डिवाइडेड बाय 1 यूनिट, ऐसे ही उसकी डेफिनेशन है, टेंशन ही नहीं लेना है, बस उसकी डेफिनेशन ऐसी है तो ऐसी है, ऐसा क्यों है कोई टेंशन नहीं लेना। किसी भी एटम के मास को U से डिवाइड करना है, उसे एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कि अगर कार्बन के बारे में देखा जाए तो कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन, देखिए आपको पता होगा, कार्बन के एक एटम को देखा जाए उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूक्लियस, यानी कि टोटल कितने बंदे हैं उसमें 12। तो इसका कार्बन के एक एटम का मास है 12U, तो ये 12U डिवाइडेड बाय 1U। ऊपर क्या लिखा हमने, मास ऑफ एटम जो कि है 12U डिवाइडेड बाय 1U। ये कार्बन के लिए एग्जांपल लिया है मैंने, नीचे जो लिया है ये एग्जांपल फॉर कार्बन है, इसका आंसर आएगा 12। तो ध्यान से देखिए, एक एटम का मास है 12U, लेकिन एटॉमिक मास है 12, मतलब एटॉमिक मास यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्यों यूनिट लेस है, क्योंकि ऊपर भी U है नीचे भी U है, तो U कैंसिल हो जाएगा। मतलब कार्बन के एक एटम का मास अगर पूछा जाए तो 12U बोलना है, लेकिन उसका एटॉमिक मास पूछा जाए तो 12 ही बोलना है। वैसे नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14U है, लेकिन उसका एटॉमिक मास पूछा जाए तो 14 बोलना है। और एक बार, तो ये आ गया 1U। अब 1U क्या है, 1U किसे बोलेंगे, इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए, राइट। स्टैंडर्ड डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1 मीटर किसे कहेंगे, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो सकती है। अगर कोई बोलेगा, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा, देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपने यूनिट में शुरू तो किया होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी यूनिट की। ऐसे नहीं कि कोई भी आके बोलेगा कि भाई इतने को हम 1U बोलेंगे, मेरा हाथ ले लो, मेरे हाथ का यहाँ तक ले लो, इसको हम 1 मीटर बोलेंगे। अरे बेटे तू कल मर गया तो क्या करेंगे, तू कल बड़ा भी तो हो रहा है, तो तेरा हाथ यहाँ तक 1 मीटर बोलेंगे तो आगे चल के तो ये ज्यादा हो जाएगा ना। सो किसी भी यूनिट को स्टैंडर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कल झगड़े हो सकते हैं ना। अगर आपने मिट्टी का एक गोला लिया और उसको बोल दिया कि इसे भाई हम 1 kg बोलेंगे, लेकिन वो मिट्टी का गोला सालों के बाद छोटा भी हो सकता है। अगर आज मैंने उस मिट्टी के गोले से 1 किलो अनाज खरीद लिया और उसको वापस करना है मुझे 1 साल बाद, तो मैं तो कम नहीं वापस करूंगा, क्योंकि मिट्टी का गोला कम हो गया। इसका मतलब है मिट्टी के गोले को हम स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। तो यूनिट का स्टैंडर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, आपने देखा होगा यूनिट और फिजिक्स के चैप्टर में। स्टैंडर्ड यूनिट वो होता है कि वो चेंज नहीं होना चाहिए विद टाइम, फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट होती है।
वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब गुम हो गया तो वो रिप्रोड्यूस भी होना चाहिए, मतलब किसी और तरीके से उसको पैदा करने की हमको कैपेबिलिटी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा ये है, आपने बोला कि भैया इसको हम 1 kg बोलेंगे, ये जो लोहे का गोला है इसको 1 kg, और मान लो कि ये कभी गुम हो गया तो फिर कहाँ से लाओगे 1 kg? तो हमको 1 kg को कुछ इस तरीके से डिफाइन करना होगा कि वो गुम भी हो गया तो फिर से ऐसा एक गोला बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर, आपने ऐसी एक रॉड ले ली, मतलब राजा ने, कोई राजा है, कोई अथॉरिटी है, वो बोल रहा है कि मैं 1 मीटर को डिफाइन कर रहा हूँ। क्या डिफाइन कर रहा हूँ? हमारे लैब में ये जो रॉड है, ये रॉड यहाँ पे स्टैंडर्ड रहेगा और इसकी लेंथ मतलब 1 मीटर कहेंगे हम। और जब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमारी लैब में आएगा और वहां पे नाप के देखेगा क्या उसके पास जो मीटर स्केल है वो इसके बराबर है, तो इसके बराबर है तो हम उसे 1 मीटर कहेंगे। मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड, लैब के अंदर रखी हुई ये लकड़ी की डंडी या फिर ये लोहे की डंडी। लेकिन अगर किसी दिन हो गया ऐसा कि इस डंडी को ही कोई चुरा के ले गया, या फिर हो गया ऐसा कि वहां पे आके कुछ गिर गया और ये डंडी टूट गई या फिर खराब हो गई या फिर इरोड हो गई, अब चुरा के ले गया तो फिर तो उसके बाद ऐसी डंडी प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है, कौन करेगा डंडी प्रोड्यूस? तो ऐसे समय ऐसे यूनिट को स्टैंडर्ड नहीं कहते। तो 1 मीटर को डिफाइन कैसे करें फिर? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हम डिफाइन कैसे करते हैं? लाइट, लाइट तो कभी खोने वाली है नहीं, अब वो भी खो सकती है भाई, कुछ हो गया बिग बैंग जैसा तो वो भी जा सकती है, लेकिन हमको जितना हो सके उतना स्टैंडर्ड बनाना है यूनिट को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। 1 सेकंड के अंदर लाइट कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लो मैं कह रहा हूँ, तो 1 सेकंड में मान लो कि वो x मीटर ट्रेवल करती है, तो 1/x सेकंड में वो कितना मीटर ट्रेवल करेगी जरा बताओ मुझे। चलिए 1 सेकंड में x मीटर ट्रेवल करती है लाइट, तो 1/x सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बताओ मुझे कमेंट करके जरा। 1/x सेकंड में लाइट कितना मीटर ट्रेवल करेगी? सुमित वेरी गुड, वेरी गुड, प्रियंका वेरी गुड, विनायक, खुशी, गायत्री सभी सही है, तो आपको समझ में आ गया, राइट? कोई चीज 1 सेकंड में इतने मीटर ट्रेवल करती है तो 1/x सेकंड में आपको क्या करना होगा भैया, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आपको समझेगा कि एक 1/x सेकंड में वो 1 मीटर ट्रेवल करती है। अब हमको पता है कि 1 सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है, x की जगह पर मुझे एक्चुअली पता है 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करती है, नियरली नियरली, तो x की जगह पर ये डाल दो, तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ सेकंड में, मतलब ये 1 सेकंड का बहुत ही छोटा हिस्सा है बेटे, बहुत ही छोटा हिस्सा है। तो 1 डिवाइड बाय 3 × 10⁸ सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम 1 मीटर बोलेंगे। तो अब ये ना कभी खोने वाला है, मतलब अगर हो गया किसी गांव में झगड़ा लग गया, किसी आदमी ने ए आदमी ने बी से 3 मीटर की चेन ले ली थी और अब इसको इसे लौटानी है, या फिर मान लो ये आदमी ने बी से 3 मीटर की चेन ले ली, ये ने बी को पैसे दे दिए, इसने 3 मीटर की चेन दे दी, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई तेरी ये जो चेन है 3 मीटर की, ये मुझे 3 मीटर की नहीं लग रही, 2.5 मीटर की है, मैंने घर में जाके नापा। बी बोल रहा है कि मेरे दुकान में आके देख, मेरे पास जो मीटर पट्टी है उससे तो ये 3 मीटर की है, ये बोल रहा है मेरे पास जो मीटर पट्टी है उससे तो 2.5 मीटर की है, झगड़ा लग गया। तो किसके पास जाएंगे, साइंटिस्ट के पास जाएंगे या फिर कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट उस साइंटिस्ट को बुलाएगा और साइंटिस्ट को बुलाएगा और बोलेगा भाई स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड बोलेगा साइंटिस्ट, देखिए सर 1 मीटर की डेफिनेशन है लाइट के 1/3 × 10⁸ सेकंड के 1/3 × 10⁸ पार्ट में, मतलब 1 सेकंड बहुत बड़ा है उसका इतना पार्ट, 1 सेकंड बहुत बड़ा है उसका 1/10 पार्ट, मतलब आपका 10⁻² पार्ट, मतलब 70 सेकंड हो गया। उसके 1 सेकंड के अगर आप 1000 हिस्से करोगे
1000 हिस्से करोगे तो मिली सेकंड कहते हैं उसको। ये तो 1 सेकंड के करोड़ हिस्सों 10 करोड़ हिस्से हो गए, मतलब बहुत छोटा है। तो सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से में यानी 3 × 10⁸ हिस्से में लाइट जितना ट्रेवल करती है उसे हम 1 मीटर कहते हैं। और उस हिसाब से हमने ये डंडी बनाई है, हमारे लैब में रखी है, और इसको हम 1 मीटर कहेंगे। और इस हिसाब से नापा जाएगा कि ये एक्चुअली 1 मीटर किसका करेगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। जितना हो सके यूनिट को स्टैंडर्ड बनाया जाता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते। कोई दुकान में गया, मुझे 3 मीटर की चेन दे दो, तो दुकानदार ऐसा नहीं करेगा, लाइट लेगा उसके 1/10 करोड़ सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है, चलो भैया ये 1 मीटर हो गया, ऐसा नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभार अगर ऐसे हो ही गया झगड़ा तो फाइनली इसके पास जाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन, राइट। तो वैसे ही केमिस्ट्री में तो 1 मीटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको समझ में आ गई क्या? यस और नो बोलो जरा। मैं जो बताना चाहता हूं क्या वो आपको समझ में आ गया? मैं क्या बताना चाहता हूं कि 1 मीटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन किस तरीके से आई? यस और नो? गुड। अब आगे, अब आगे 1 मीटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 किलोग्राम की है, 1 केल्विन की है, 1 न्यूटन की है, सभी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। लेकिन हमें केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है 1 U की स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब 1 U की स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसे कहा जाए? अलग अलग एलिमेंट्स है, तो ऐसा देखा गया कि कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब कार्बन के आइसोटोप से अलग अलग, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, इसके एक एटम का मास 12 U है, इसके एक एटम का मास 13 U है, इसके एक एटम का मास 14 U है। तो ये कार्बन 12 इस नेचर में बहुत ही एबंडेंट है। एबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा पैमाने पर पाया जाता है हमारे नेचर में। ये कभी खोने वाला है नहीं, मतलब बहुत ही रेयर सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। मान लो बिग बैंग हो गया या फिर कुछ अलग ही हो गया, कोई एस्टेरॉइड आके टकरा गया अर्थ से, पूरी अर्थ चकनाचूर हो गई, तब जाके पता नहीं इसका कुछ होने वाला है। अदरवाइज ये तो हर जगह पर पाया जाने वाला है। हमको यूनिट को एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड नहीं बनाना है, जितना हो सके उतना स्टैंडर्ड बनाना है, अप टू आवर लिमिट्स। तो साइंटिस्ट ने बोला कि कार्बन 12 इज एबंडेंट एंड इट परवेट्स इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, तो हम इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो यहां से इसकी डेफिनेशन कैसे निकालें? तो सबसे पहले तो कार्बन 12 का ऐसा रॉड ले लिया, या फिर मान लो कि कार्बन 12 का एक एटम ले लिया, मान लो, राइट। और मान लो कि इसके बराबर 12 हिस्से कर दिए। इस पूरा, ये जो पूरा एटम है ना, इसका मास है 12, और मान लो कि इसके ऐसे बराबर 12 हिस्से कर दिया। मैं पता नहीं कितने कर रहा हूँ, आई डोंट नो, लेकिन बराबर 12 हिस्से कर दिए। तो मुझे बताओ हर एक हिस्से का मास कितना आएगा। मैं उसमें से एक हिस्सा यहाँ पे लेके ऐसा रखता हूँ। तो कार्बन 12 इस पूरे का मास 12 है, इसके 12 हिस्से कर दिए, 12 पार्ट्स कर दिए, तो उसके एक पार्ट को निकाल के यहाँ रखा, तो इस एक पार्ट का मास कितना है मुझे बताओ, चलो कमेंट में। बताओ। वन यू, दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। सिर्फ 1 नहीं बेटा, अब जो 1/12 बोल रहे, सबसे पहले तो आप यूनिट लगाओ उसके सामने, विदाउट यूनिट नहीं होगा। इसका मैंने बोला 12 U है और इसके 12 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्से का मास होगा 1 U, ना कि 1/12। 1/12 नहीं होगा। जरा ठीक से और एक बार सोचो, एक बार सोचो। इस पूरे का है 12, मान लो मैंने इसके कितने हिस्से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बाजू वाले हिस्से छोड़ दो, ये वाले 1, इसका 1 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 1। तो अब इस पूरे को एक बार मेजर करो तो 12 U आएगा बेटे। साधना क्लियर है क्या? 1/12 क्यों नहीं आता? क्लियर और नॉट क्लियर मुझे बताओ जरा। जल्दबाजी में हो सकता है, लेकिन क्या अब समझ में आ गया आपको?
यस, जल्दबाजी में हो सकता है। 1/12 कब आता बेटा? जब इस पूरे का मास 1 रहता और इसके 12 हिस्से करते तो एक एक का 1/12 आता, राइट। इसका मतलब है कार्बन के 12 हिस्से करने पर एक टुकड़े का मास 1U आता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा ये कार्बन के एक एटम के 12वां हिस्सा है, कार्बन के एक एटम का 12वां हिस्सा है। 1 एटम ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 12, यानी कि अगर मैं कार्बन के एक एटम को, ठीक से देख लो, कार्बन के एक एटम को 12 हिस्सों में डिवाइड करता हूं तो मुझे ऐसा ही लिखना चाहिए 1/12 इंटू 1 एटम ऑफ कार्बन। ऐसा करने पर मुझे एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा मिलता है, ऐसा छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिसका वेट, मास, केमिस्ट्री में वेट और मास इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, लेकिन वेट इज डिफरेंट फ्रॉम मास। यू माइट बी नोइंग वेट इज अ फोर्स, मास इज द मटेरियल कंटेंट। एक्चुअली मास बोलना चाहिए, बट केमिस्ट्री में वेट मास इंटरचेंजेबली यूज होता है, राइट। तो समझ लो, तो ये जो है ना, ये टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा इसके 12वें हिस्से है। ये कौन है? ये कंप्लीट एटम है, कार्बन 12 का एटम है बेटे, और ये उसका टुकड़ा है, पीस। क्या आपको ये समझ में आ गया? यस और नो? ये समझ में आ गया? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है सब, यस। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मुझे इससे क्या बताना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1U का मतलब है कार्बन के एक एटम का 1/12, राइट। 1U का मतलब क्या है? ठीक से देख लो जरा। 1U is 1/12 into mass of कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 1/12 हिस्सा मतलब 1U है। मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ऐसा लिखना चाहिए एक्चुअली, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। डायरेक्टली लिखते हैं मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 के एटम के अगर 12 हिस्से करेंगे तो आपको 1U मिलेगा। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने ये देखा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 1U, डिवाइडेड बाय 1U। एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया, अगर कार्बन लोगे तो कार्बन 12 का मास 12U है, डिवाइड बाय 1U, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आता है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना आता है? 12। नाइट्रोजन लोगे तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास है 14U, डिवाइडेड बाय U। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। वैसे ही हीलियम का एटॉमिक मास 4 आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बाद में तो रिवाइज करूंगा। सो एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एटम अपॉन 1U इक्वल टू, अब मास ऑफ एटम divided by 1U. But what is 1U? 1U is this. 1U is this. तो 1U की जगह पर मैं इसको लिख देता हूं 1/12 mass of carbon 12 isotope. मुझे लगता है आपने इस टाइप की चीज को कई बार देखा है लेकिन समझ नहीं पाए हो। गारंटेड कहता हूं मैं, ये देखा है आपने 9th क्लास में वगैरह वगैरह, लेकिन आप समझ नहीं पाए थे वहां पर कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, इसको तो समझ पाते हो, लेकिन इसको अब वर्ड्स में लिखा जाता है। वर्ड्स में तो ये बहुत ही गंदा हो जाता है। क्या बोलते हैं, इसीलिए मोल कंसेप्ट बहुत ही पेचीदा लगने लगता है स्टूडेंट्स को, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग गलत तरीके से की जाती है। डायरेक्टली क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट 9th क्लास में भी था, वहां पे डायरेक्टली मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन कुछ किस तरीके से देंगे। देखिए क्या बोलेंगे, ये एटॉमिक मास की बताता हूं।
एटॉमिक मास इज द रेशियो, रेशियो मतलब डिवीजन, रेशियो मतलब डिवीजन। सर व्हाई वी टेक कार्बन आइसोटोप, क्योंकि देखो क्यों मैंने ले लिया कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन मैंने बोला ना, कोई भी यूनिट कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरे भी आइटम को ले सकते हो, लेकिन कार्बन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत जगहों पर पाया जाता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हम पूरे जो इंसान बने हुए, पूरे ऑर्गेनिक जो भी बना हुआ है, जीव जंतु, ये सभी की मतलब कार्बन से ही बने। मतलब बाकी सभी एलिमेंट्स एक तरफ और कार्बन अकेला एक तरफ। अर्थ पर कार्बन इतना ज्यादा पैमाने पर पाया जाता है, इसलिए कार्बन को जो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड बनाना है तो वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसको ही लेना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा या फिर जो विलुप्त ना हो जल्दी से। उसके बाद मास ऑफ, हाँ तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम टू द 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ऐसा अगर बोला जाए तो डायरेक्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता, और उनको लगता है कि ये बहुत ही गंदे कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि मैंने एटॉमिक मास को आपको ठीक तरीके से समझा दिया है, लेकिन क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई कि मास, एटॉमिक मास मतलब रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप? यस और नो, बोलो जरा। देखिए जो हैंड रेज कर रहे हैं वो एक बात याद रखिए कि अभी हैंड रेज पर मैं रिस्पांस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई लोग गलती से हैंड रेज कर रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो चैट करे। हैंड रेज अभी नए नए लोग हैं जूम पर, इसलिए हैंड रेज वो कर देते हैं, और बाद में अगर मैं पूछता हूँ कि बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या, तो वो बोलते हैं कि सर गलती से हो गया। तो इसलिए आप समझ लो कि हैंड रेज ना करें और डायरेक्टली आप चैट करें, यहाँ पे बोले मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ये एटॉमिक मास हो गया। तो आपको याद रखना है, तो सबसे पहले आप लिखा कहाँ तक है मुझे देखना होगा जरा। चलिए मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ, लिख लीजिए। ये देखिए, आप कहां से लिखो, यहां से लिखो। नोट इफ अ मास ऑफ ए पार्टिकल, मुझे लगता है ये लिखा है हमने, ये मोलार मास से लिखो आप, मोलार मास दिख रहा है ना, यहां से लिखो आप। चलो अगला पेज लिखो, ये वाला। पहले बस ऊपर वाला ही लिखो, ये सब ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा एटॉमिक मास इज यूनिटलेस, यहां तक लिखो, बाद में मैं आपको आगे वाला समझाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी ये शुरुआत है आपकी इस चैप्टर की। ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे चल के, बस थोड़ा मैथमेटिकली रहना पड़ेगा आपको। मेरे ख्याल से और एक हफ्ता लगेगा आपको इस चैप्टर को, इसके प्रॉब्लम्स करने में। आपको यूनिवर्सल पब्लिकेशन का एररलेस का बुक लेना है इसको सॉल्व करने के लिए। फिजिकल के मतलब एररलेस के दो पार्ट्स आते हैं, 1 और 2, या फिर एररलेस ले सकते हो या प्रदीप, लेकिन एररलेस में ज्यादा क्वेश्चन है तो आपको एररलेस लेना ही अच्छा रहेगा। एररलेस यानी यूनिवर्सल पब्लिकेशन का है, बहुत ही आसान जाएगा अगर आपको ये आएगा तो। अब डायरेक्टली केमिस्ट्री का एररलेस जिसको नहीं आता वो विद्या भारती का भी ले सकते हैं या फिर टारगेट का ले सकते हैं। मैंने बोला टारगेट, आपको टारगेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टारगेट बुक आपको अगर नहीं मिलेगा, टारगेट का कौन सा है, एक टारगेट की एब्सोल्यूट सीरीज बोल के है,
वो आपको लेना है। वो बहुत ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको नहीं भी मिलता अभी तो टेंशन मत लो, मैं आपको जब टॉपिक खत्म होता है तो उसके ऊपर की एमसीक्यू आपको इसमें डाला करूंगा, ग्रुप पर डाला करूंगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन एररलेस और ये टारगेट बुक लेनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लेवल पर टारगेट सॉल्व करना है, उसके बाद एररलेस सॉल्व करना है, डायरेक्टली एररलेस सॉल्व नहीं करना है। ओके, बाय बाय एवरीवन।